नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको नीट के साथ कौन से सारे एग्जाम साइमल्टेनियसली देना है। आज इस वीडियो के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि आगे चल के जिनको साइंटिस्ट बनना है, जूनियर साइंटिस्ट बनना है, नासा पे जाना है, इसरो पे काम करना है, बार्क पे काम करना है, डीआरडीओ पे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें होती क्या है और कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे और एक अच्छे पैकेज के साथ आपका जो है प्रोफेशन, आपका जो है ड्रीम है साइंटिस्ट बनने का, वहाँ तक कैसे पहुँचे। उस सफ़र को मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्या कौन सी सारी चीज़ें फेस करके जाना है और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को जो है एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो एक सीरीज़ में आने वाला है, हर एक चीज़ों के बारे में आपको पैरामेडिकल, आपको OUAT, उसके बाद CUAT, उसके बाद आइजर, नाइजर, जितने भी सारे आपका जो है जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं उसके डिटेल रोड मैप अप टू द एडमिशन प्रोसेस, अप टू द आपके पूरे प्लेसमेंट तक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। हर एक का डिटेल में हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा रुक के देख लेना वीडियो ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से पता चले कि ये जो वीडियो है आपको पूरे हेल्प करेगी एक साइंटिस्ट बनने में, और उसका जो है रोड मैप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियोज़ के थ्रू आपको, ताकि आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले और आप जो है अपने जर्नी तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रोड मैप बनाया हूँ जिसमें आपको मैं शेयर करने वाला हूँ कि एक जूनियर साइंटिस्ट, यानी कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि एक साइंटिस्ट बने, हम अपने देश के लिए काम करें। तो ये जो जर्नी है ये किस तरीके से जाने वाला है मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप्स चल के हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, रोड मैप टू बिकम जूनियर साइंटिस्ट। तो पहला जो क्वेश्चन आता है आपके मन में कि हम लोग जूनियर साइंटिस्ट बनेंगे तो पहले आपका जो नींव होती है, यानी कि उसकी शुरुआत होती है आपके सपने से। तो हम लोग चलते हैं। आपको एक सपना देखना पड़ेगा कि आपको एक साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, हालांकि आजकल करियर जो है बहुत ही भास्ट, यानी कि मास अमाउंट में फैल चुका है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अपने करियर के लेके बहुत अवशिष्ट होते हैं। और उसमें से एक चीज़ होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को जो है साइंटिस्ट बनना है। तो वो साइंटिस्ट का जो ड्रीम होता है, आप बार बार सपनों में देखते हो कि मैं एक साइंटिस्ट किस तरीके से बनूँ, उसके लिए कॉन्शियस रहते हो, या तो आपके फैमिली प्रेशर की वजह से, या तो हो सकता है आपका खुद का ड्रीम हो, आपके सपने में किसी ने जो है आके आपके दिमाग में भर दिया हो कि आपको जो है साइंटिस्ट बनना है। आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो खूबियाँ हैं, आपको मैथ अच्छी तरीके से आती है, आपको जो है फिजिक्स अच्छी तरीके से आता है। तो आता कुछ नहीं है, आपको खुद को उसको चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है। तो हम अगर एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। तो पहले आपको एक सपना देखना पड़ेगा। हर चीज़ का शुरुआत एक सपने से होती है, और पहले आपको एक इमेजिनेशन पे दुनिया पे जो है जीना पड़ता है, उसके बाद जाके वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। तो हमेशा एक स्ट्रैटेजी हर जगह पे, हर सेक्टर पे काम करती है। 85% ऑफ द माइंडसेट होता है, जो कि आप सपना कहो, माइंडसेट कहो, जो भी कहो। उसके बाद 15% वर्क होता है, 5% लॉक आपके ऊपर काम करता है। तो ये चीज़ हर जगह पे, हर फील्ड पे, हर करियर पे, हर वो चीज़ जो करोगे उस पे लागू होती है। और यहाँ पे आपका माइंडसेट, यानी कि ड्रीम जो बनाना पड़ेगा, वो साइंटिस्ट वाला ड्रीम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आता है दिमाग में क्वेश्चंस कि बने कैसे, ठीक है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसके प्रोसेस क्या है। तो एक एक स्टेप करके हम लोग चलेंगे। तो एक क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आता है तो आप हड़बड़ा जाते हो, आप ढूंढने लग जाते हो, आप जो है बहुत तरीके का रिसर्च करने लग जाते हो कि मैं बनूं कैसे, मेरे को कितने जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या करना होगा। तो ये तो ड्रीम जो है बहुत बचपन से नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को अप टू स्कूलिंग लेवल पे आ जाती है, जो कि 10th पास कर लेते हैं। तो उसके बाद करियर ऑप्शन खुलता है। अप टू 10th किसी का करियर ऑप्शन नहीं खुला होता, बिकॉज आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया इतना जो है फास्ट तरीके से फैल गया है, हर लोग जो है बहुत सारे करियर ऑप्शन ढूंढ ही लेते हैं। बट जिसको बनना है ना, वो जो है इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा उन लोगों को। और उन बच्चों को दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि मेरे को कितने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपका पहले प्रोसेस क्या होगा, पहले आपको 10th कंप्लीट करना पड़ेगा। और टू 10th तक आपका कोई ड्रीम वगैरह नहीं रहता है। 10th के बाद आपका जो है करियर असली स्ट्रगल चालू होता है। 12 करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, MSc करेंगे, उसके बाद जाके आप कोई नीट दे के डॉक्टर बनेगा, कोई JEE दे के इंजीनियर बनेगा, कोई बहुत अलग अलग तरीके का एग्जाम्स देते हैं, कोई प्रिपरेशन में चला जाता है, कोई जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में
खचड़ फचड़ मच जाती है। तो इस सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं हर एक एग्जाम के एक जो है रोड मैप देने वाला हूँ, और इसको प्रोसेस को फॉलो करके आप हर एक चीज़ को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 10th का एग्ज़ाम होता है बहुत टफ, यानी कि वो बच्चों के लिए अभी तो हालांकि थोड़ा सा अभी एजुकेशन का इतना वैल्यू नहीं रहा, लेकिन 10th का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है फॉर ए बेटर कॉलेज। यानी कि आपका 10th का कैरियर बहुत बेटर होगा, तभी जाके एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं, एक साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ सकते हैं। और बेटर कॉलेज का मतलब बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, और बेटर एनवायरनमेंट का मतलब +2 यानी कि 12 आपके बहुत अच्छे होंगे। उसके साथ साथ आप जो है आगे आपका जो डिग्री करने वाले हैं उसमें भी आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी कि आपका 12th आपको साइंस स्ट्रीम में PCMB कॉम्बिनेशन लेके पास करना पड़ेगा। अब सोचते होंगे कि PCMB कॉम्बिनेशन क्या है, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम रहती है, बहुत सारे अलग अलग जो है कोर्सेस रहते हैं 12th में। और यहाँ पे आपको जो है साइंस स्ट्रीम लेना है। साइंस स्ट्रीम में बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी रहते हैं, PCBZ, उसके बाद आपको जो है PCBM और PCIT, PCBIT भी ऐसे रहता है। लेकिन आपको फिजिक्स, P मतलब फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मैथ और B मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी इंक्लूडेड होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी लेके आपको पूरे आपका जो है टोटल 2 साल का कोर्स पढ़ना होता है। और इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल के जो आपके कोर्सेस होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको कुछ अलग तरीके का सब्जेक्ट का पोर्शन पढ़ाया जाता है, और 12th में यानी कि जो सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर आपका बोर्ड एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, तो उसमें जो है अलग तरीके का आपको सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। सेम सब्जेक्ट का जो है अलग अलग भागों को पढ़ना होता है। तो फिजिक्स का जो है 11th में जो चीज़ें होगा आप 12th में नहीं पढ़ोगे, अप्रॉक्सीमेट वो रिलेटेबल होता है, यानी कि जो छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ लिया जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री भी सेम लेवल होते हैं, मैथ भी सेम लेवल होते हैं, बायोलॉजी भी सेम लेवल होते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको जो है लाइफ के बारे में पढ़ाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस यानी कि फिजियोलॉजी, आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा। तो इस सारी चीज़ों को आपको जो है पढ़ के 12th को एक अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छे परसेंटेज के साथ आपको जो है पास करना है। तो 12th जब आप साइंस स्ट्रीम से एक अच्छे अप्रोक्सीमेटली 80 से ऊपर परसेंटेज से का आप अगर पास आउट होंगे, डेफिनेटली आपको जो है आगे एक बहुत बेटर करियर ऑप्शन मिल सकता है। अब आते हैं दिमाग में क्वेश्चंस कि बेटर करके कैसे पास आउट हो। तो आपको 12th में ऐसे नहीं होना है, बिकॉज आपका जो साइंटिस्ट बनने का सपना है वो इंक्लूडेड है इसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में। तो इन सारी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और पढ़ाई मतलब देखिए, एक जो है आपको अभी थोड़ा सा करियर के प्रति अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो हर एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। और इनोवेशंस ऐसे नहीं आता है, इनोवेशंस आता है एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करके, यानी कि बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके अपना खुद का कुछ निकाल सकते हैं। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी आता है, जो चीज़ों को आप ज़्यादा परखोगे उसमें से क्रिएटिविटी निकल के आती है। तो ये ज़्यादातर बहुत सारी बुकों में भी लिखा गया है, बहुत सारी किताबों में भी दिया गया है कि क्रिएटिविटी और आपकी जो है डिफरेंट चीज़ें होती है वो आती है चीज़ों को कॉपी करके। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करना है, बहुत अच्छे ट्यूटर से पढ़ना है, बहुत अच्छे जो है अपने आप को रिसर्च करनी है। देखिए, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि आप कोचिंग से ही पढ़ेंगे। आपको देखिए कोचिंग की ज़रूरत इसलिए होती है आपको एक बेटर डायरेक्शन देने के लिए, यानी कि एक स्टडी एनवायरनमेंट में आप रह के पढ़ोगे तो आपका जो है रिजल्ट हो सकता है बेटर हो, बट एट द एंड अगर आप एक सेल्फ कॉन्शियस पर्सन हो, आप खुद का जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, डेफिनेटली आपको 12th के जो आप पढ़ रहे होगे अप्रोक्सीमेट आपको 17 ईयर ऑफ एज होगा, उसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है और उसको हैंडल करना एक तरीके का वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें मैं ये सिर्फ सारी चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि इसको जो है बहुत बेहतरीन परसेंटेज के साथ आप कैसे पास करोगे। तो बेहतरीन परसेंटेज के साथ पास करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करनी होगी। अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% के अंदर आपको लाना होगा मार्क्स, ये जाके आपको आगे काम देने वाले हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है, अब 12th तो पास आउट हो गए, अब करना क्या है। ठीक है, एक बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ PCMB कॉम्बिनेशन के साथ आप पास हो गए हैं। अब चलते दूसरे पड़ाव की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब करना क्या है। तो आपको अभी पढ़ना होगा डिग्री कोर्सेस, यानी कि इंटीग्रेटेड एमएससी करनी होगी, जिसमें आपको 5 साल के कोर्सेस होते हैं और आपको उसको करने के लिए कुछ एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो है, आपको जाना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च पे आपका जो है कोर्सेस करनी होंगी। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो हर साल कंडक्ट कराया जाता है, वो होता है नेस्ट, यानी कि नेशनल आपका जो है एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट ये होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं हम लोग नाइजर के बारे में। नाइजर एक इंस्टीट्यूट है जो आपका जो है टैलेंट को बढ़ावा देता है, जो है आप फ्रेश निकल करके आए हो 12 से, तो उनको एक बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके वो जो है साइंटिस्ट की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे सेंटर इंडिया में मौजूद है, जो है नाइजर भुवनेश्वर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर, और UMDAE CBS मुंबई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेस। तो ये 2 सेंटर है, एक मुंबई में है और ये आपके भुवनेश्वर में है। तो इसकी डिटेल हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। फिर आते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चंस कि इसमें करना क्या है। इसमें आपको करना होता है इंटीग्रेटेड एमएससी 5 साल के लिए। अब बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बातचीत कर लेते हैं कि इंटीग्रेटेड एमएससी होती है 3 साल का आपका डिग्री का कोर्सेस होता है, उसमें 2 साल के आप जो है मास्टर डिग्री करोगे। तो यहाँ पे टोटल इंटीग्रेटेड आपके 5 साल का कोर्सेस होता है। इसको करने के बाद आपको आगे बढ़ना होता है साइंटिस्ट की तरफ। तो आप इसको पास करने के लिए अब चलिए थोड़ा सा इलाबोरेट तरीके से बात कर लेते हैं कि इसमें कोर्सेस कितना होते हैं। पहले तो होता है इंटीग्रेटेड एमएससी, इसके बाद आपका जो है क्या करके आप लोग पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा इलाबोरेट करके हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारे तरीके का कोर्स होता है। पहले होता है आपका 10+2 के लेवल पे आप कर पाएंगे ये वाले कोर्सेस, जो कि आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम। इसमें आपको जो है नेक्स्ट पास करना होगा, जिसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। अब थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में। अब यहां पे देखिए, एमएससी के तहत पीएचडी भी कर सकते हैं, बिकॉज पीएचडी करने के लिए आपको जाम एग्जाम देने होंगे, बहुत सारे तरह तरीके का एग्जाम देना होता है। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको प्रोवाइड करती है एनवायरनमेंट। इसके लिए आपको गेट पास करना होगा, JEE-BLS पास करना होगा, CSIR नेट पास करना होगा, UGC नेट, NBHM, जो भी एग्जाम्स होते हैं पीएचडी डिग्री के लिए, आपको इनमें से किसी एक को पास करना होता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे एग्जाम जितने भी मैंने आपको बताए, गेट, CSIR नेट, UGC नेट, NBHM, जो भी है, आपको इसमें से कौन सी एक जो है एग्जाम को पास करना होगा पीएचडी के लिए। अब जाके आप जो है एक रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आपको जो है आप अब्रॉड में भी कर सकते हैं, इसके बाद जाके आप जो है इंडिया में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, जैसे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, कंप्यूटर, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, उसके बाद मैथमेटिकल साइंस, उसका फिजिकल साइंस, उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके का आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आप जो है एक अच्छे, यानी कि बार्क में जा सकते हो, DRDO में जा सकते हो, नासा में जा सकते हो, इसरो में जा सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, या तो डिफेंस में जा सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं कोर्सेस। अब चलते हैं थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, इसको जो है कैसे आपको पहुंचना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आपको पहुंचना है नेक्स्ट एग्जाम देके। नेक्स्ट एग्जाम होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है। अब कब होता है मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट एग्जाम होता क्या है, यहाँ पे देखिए, इसका तो नाम पता चल गया, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। और आपको यहाँ पे देखिए उसके डिटेल के बारे में बता रहा हूँ, हर साल ये कंडक्ट कराया जाता है। तो इंडिया में जो नाइजर की तरफ से, यानी कि नेस्ट की तरफ से जो है कंडक्ट कराया जाता है। और यहाँ पे आपको जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी देखिए, डेफिनेटली आप 12 पास कर चुके हैं एक बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ। तो 12 साइंस स्ट्रीम से अगर आप किए हैं PCMB के साथ, तो डेफिनेटली आप जो है जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है पढ़ाई करना पड़ता है 12 के डिटेल के बारे में, जितने आपने पढ़ा होगा। तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगते हैं। आप अगर मान लीजिए कि ईयर्स की एलिजिबिलिटी मैं बताऊं, तो ईयर्स में आपको जो है अप्रॉक्सीमेट 2023 से पास आउट हुए 2024, और अभी जो एग्ज़ाम फरवरी में चलने वाले 2025 के, उसमें पास आउट यानी कि अपियर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप तीनों कैटेगरी में दे सकते हैं। 2023 में पास आउट बच्चे, 2024 में पास आउट बच्चे, और 2025 में अपियर करने वाले बच्चे, ये सारे जो है एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
अब एलिजिबिलिटी में आता है जनरल कैटेगरी। अब कैटेगरी का बात आ जाता है जब, तो हर जगह पे जो है रिजर्वेशंस लागू होती है। इसके बाद 60% आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है ये जो है एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो। 55% आपका जो है SC ST और PWD यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो 55% आपको लाना बहुत अनिवार्य है इस एग्जाम को देने के लिए। अब चलते हैं ईयर्स की एलिजिबिलिटी का। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 2023 पास आउट हो, 2024 पास आउट हो और 2025 अपियर यानी कि अपियर कर चुके, डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हैं। अब चलते हैं रिजर्वेशंस की तरफ। रिजर्वेशंस में आपको दिमाग में आ रहा होगा कितने सारी जो है सीटें आपकी अवेलेबल है और कितने जो है आपका जो है अलग अलग तरीके का, अलग अलग कैटेगरी में कितने रिजर्वेशंस है। तो OBC कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 27%, SC कैटेगरी में 15%, ST में 7.5% और PWD कैटेगरी में 5%। तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज वाइज रिजर्वेशन देखने के लिए मिलते हैं। अब दोनों जो सेंटर है नाइजर भुवनेश्वर और UMDACBS मुंबई की बात करें तो आपको जो है 200 सीटें देखने के लिए मिलते हैं, ज़्यादातर नाइजर भुवनेश्वर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं नाइजर भुवनेश्वर को बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीटों की तो डेफिनेटली आपको 101 सीटें जनरल कैटेगरी में देखने के लिए मिलते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 54 सीटें, SC में 30, ST में 15 और दिव्यांग कैटेगरी में 5% हर एक कैटेगरी में। जनरल PWD, OBC PWD, SC PWD, ST PWD हर एक कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद 200 सीटें अवेलेबल है नाइजर भुवनेश्वर पे। अगर हम UMDACBS मुंबई की बात करें तो आपको जो है 23 सीटें देखने के लिए मिलेगी जनरल कैटेगरी में, OBC में 15 सीटें, SC में 9 सीटें, ST में 4 सीटें और EWS कैटेगरी में 6 सीटें, दिव्यांग 5% इन ईच कैटेगरी। तो टोटल सीटें कुल मिलाकर 57 आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर आपको 260 के आसपास सीटें देखने के लिए मिल जाती है इन बोथ कैटेगरी। अब अगर हम बात चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं, नाइजर भुवनेश्वर की बात करते हैं। तो नाइजर भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए नाइजर भुवनेश्वर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे नाइजर भुवनेश्वर है कहाँ पर, तो आपको यहाँ पे एड्रेस भी मैं दे दिया हूँ, प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जटनी पदमपुर उड़ीसा 752050 पे आपको जाना है और आपको यहाँ पे टोटल 200 सीटें देखने के लिए मिलेंगी, जिसके मैंने बताया आपको जनरल कैटेगरी में 101 सीटें, OBC में 54 सीटें, SC में 30, ST में 15 और आपको दिव्यांग में 5% इन ईच कैटेगरी। इन चारों जो कैटेगरी देख रहे हैं हर एक में 5% का PWD कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। अब चलते दिखता कैसा है, आप देखिए कुछ इस तरीके से जो है नाइजर भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट दिखते हैं और ये जटनी के आसपास है। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से, आपको बस लेके मो बस चल रहा है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जो है आपको यहाँ से बस के थ्रू जाना पड़ेगा, आप ले सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आपको 23 किलोमीटर लग जाएंगे आसपास। अब चलते हैं UMDACBS मुंबई यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेस। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा नालंदा CBS बिल्डिंग, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कलीना कैंपस सेंटा क्रूज ईस्ट महाराष्ट्र, और आपको जो यहाँ पे पिन कोड दिए गए हैं। तो यहाँ पे 57 सीटें मिलेंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें 23, OBC 15, SC में 9 सीटें, ST में 4, EWS में 6, दिव्यांग में 5% सीटें दिखने कुछ इसी तरीके से आपको कैंपस दिखाई देते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपको कहां से जाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप CST से जा सकते हैं, CST से उतर के आप जो है इसके तरफ बढ़ सकते हैं। वहां पे जो मेट्रो स्टेशन भी है और वहां पे जो है आपको लोकल ट्रेन भी चलता है, लेकिन आप जो है ज़्यादातर टैक्सी प्रीफर करेंगे तो बेटर होगा, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप कुर्ला के आसपास उतरे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट दोनों सेंटर के बारे में। अब चलते हैं सिलेबस। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सिलेबस हम लोग क्या फॉलो करें तब जाके हम लोग नेक्स्ट क्लियर कर पाए। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस NCERT 11, 12 के टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ के फॉलो करने हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके पढ़नी है। बट बस आप अगर 10, 11, 12 अच्छे तरीके से NCERT और फॉलो करके अच्छे तरीके से अगर पढ़े हो, एक बेटर आपको साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़े हो, डेफिनेटली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए। आपको फिजिक्स अच्छे आता हो, केमिस्ट्री अच्छे आते हो, मैथ्स तो आना ही आना चाहिए, बिकॉज साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मैथ आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बायोलॉजी भी आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, उसके साथ साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए।
सिर्फ पढ़ाई कर देने से नहीं हो जाएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर एक सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो उसमें कंसेप्ट होनी चाहिए कि कैसे जो है हार्ट काम करती है, कैसे जो है चीज़ें हर जगह पे फैलती है, कैसे जो है जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। ये होता कब है? जब मैं आपको बताया था तो अप्रोक्सीमेटली ये 3 अप्रैल में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुलते हैं। इसके बाद आपको 3 जून तक चलते हैं एप्लीकेशन जो है प्रोसेस। उसके बाद करेक्शन के लिए आपको वही जून महीने में दिए जाते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट के लिए आपको जो है वही जून में दिए जाएंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड भी जून में होते हैं, एग्जामिनेशन भी जून में होते हैं। तो अप्रैल से लेकर जून तक टोटल एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद जो है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट हो जाता है जुलाई में, और स्कोर कार्ड वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो वही जुलाई में। तो ये होता है डिटेल शेड्यूल जो कि 2024 का था, अब 2025 में भी सेम होने वाला है। अब चलते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर और जो है आपका नेक्स्ट के सिलेबस वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो साइट में जाके, जिसमें नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आप जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर, उसके साथ सिलेबस, उसके साथ प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर का जो है सेशन वगैरह दिए थे, उस सब सारे चीज़ों लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये आंसर के साथ प्रोवाइड किए गए हैं साइट पे। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। अब सब कुछ एग्जाम दे दिए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आता है मेन जो रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट में आपको मेन चीज़ें देखनी पड़ती है कट ऑफ। कट ऑफ में 2 चीज़ें होती है, एक होती है आपका सेक्शन वाइज मिनिमम एसेसिबल स्कोर SMS, और आपको जो है मिनिमम एडमिशेबल परसेंटाइल, यानी कि जब आप एडमिशन करने के लिए जाएंगे नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई पे, तो डेफिनेटली आपको जो है ये चीज़ें मांगेंगे। तो जो है परसेंटाइल आपको 95 अप्रोक्सीमेट लाना पड़ेगा अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 90 फॉर OBC और 75 पर जो है SC/ST दिव्यांग कैटेगरी PWD कैटेगरी वालों के लिए। अब आता है दूसरा सेक्शन वाइज मिनिमम एक्सेसिबल स्कोर कितना। तो यहाँ पे वेरी करता है कि कितना जो है बच्चे एग्जाम दिए है डेफिनेटली, और एवरेज स्कोर जो है 100 के ऊपर लिया जाता है। तो फॉर इंस्टा मान लीजिए कि अगर केमिस्ट्री में 48 आउट ऑफ 60 लाए हैं, तो डेफिनेटली ये आपको अप्रोक्सीमेटली 9.6 आपका माना जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एडमिशन कहाँ पर होगा। अब चलिए कट ऑफ का बातें हो गए। अब चलते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे कोर्स पढ़ने के लिए। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें, जनरली देखें, तो आपको ट्यूशन फ़ी वगैरह और एडमिशन फ़ी, उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन चार्जेस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सारी चीज़ों के बारे में अप्रोक्सीमेट आपको 20 से 25 हज़ार रुपये आपका लगने वाले हैं। शायद हो सकता है GST वगैरह की वजह से अभी जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसमें 2025 में वेरी कर सकता है। बट इसके डिटेल के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं एक बार। मैं आपको समझा देता हूं कि जो है हर एक जो है अलग अलग कैटेगरी में फ़ीस कितने लगते हैं। तो नाइजर भुवनेश्वर की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको इंक्लूडेड है एडमिशन फ़ी, आपका ग्रेड कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, हॉस्टल एडमिशन, अलुमनी एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन, पब्लिकेशन, उसके बाद कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सारी चीज़ों के लिए 2150 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन बी में आता है डिपॉजिट पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो कि रिफंडेबल होता है। बेसिकली आपको 6000 रुपये लाइब्रेरी कज़न और इंस्टीट्यूट कज़न मनी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है सेमिस्टर फ़ी फॉर स्टूडेंट जनरल OBC कैटेगरी के लिए आपको जो है यहाँ पे लगेंगे अप्रोक्सीमेटली ट्यूशन फ़ी सारा कुल मिलाकर, यहाँ पे स्पोर्ट्स फ़ी, मेडिकल, हॉस्टल आपको 9800 रुपये लगेंगे। इसके बाद सेमिस्टर फ़ी फॉर स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी के लिए आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 2300 रुपये लगेंगे। टोटल फ़ी टू बी पेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो कि आपको लगेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 17,950 और आपको 10,450 आपको SC/ST कैटेगरी के लिए लगेंगे। यहाँ पे मेस चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग तरीके से लगते हैं। अब चलिए बताते हैं CBS में, वो नाइजर का गया। अब CBS में अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट OBC कैटेगरी के लिए 1503 यानी कि 15,300 देना पड़ेगा। SC/ST कैटेगरी के लिए 11,300 देना पड़ेगा पर ईयर। अब चलते हैं पर सेमिस्टर आपको देना पड़ेंगे। अब 1 टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो होते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है अप्रोक्सीमेटली आपको देने पड़ेंगे टोटल हॉस्टल वगैरह जो अलुमिनी फी 2000, उसके बाद डिपॉजिट पेबल एट द टाइम और रिफंडेबल 6000 सेम। उसके बाद सेमिस्टर फ़ी वगैरह सारा कुछ मिलाकर आपको देने पड़ेंगे 7300। उसके बाद सेमिस्टर फ़ी फॉर द स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी के लिए आपको देने पड़ेंगे आपको
3,300। तो यहाँ पे कुल मिलाकर एबीसी कैटेगरी को मिलाकर टोटल अमाउंट आपको पे करने होंगे 15,300। अब मेडिकल इंश्योरेंस वो जो है ईयरली एक्चुअल प्लस जीएसटी एस एप्लीकेबल आपको देने पड़ेंगे ईयरली। उसका मेस फी होता है देखिए 12,000 आपको पे करने पड़ते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको 4 महीने में। ठीक है, 4 महीने जो आपका 6 महीने में एक सेमिस्टर होता है, तो 2 सेमिस्टर में अप्रोक्सीमेटली आपको जो है 4 महीने के लिए 12,000 आपको मेस फी पे करने पड़ेंगे। और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच सेमिस्टर, हर एक सेमिस्टर के पहले आपको 12,000 पे करना है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका चला जा रहा है वो कुल मिलाकर 25,000 के आसपास। तो एक सेमिस्टर में 25,000 के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे। अब चलिए देख लेते हैं, ये था डिटेल अबाउट आपके फी स्ट्रक्चर। तो 20 से 25,000 हर एक कैटेगरी में आपको लगते यानी कि आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आप नाइजर में पढ़े और सीबीएस मुंबई में पढ़े। तो ये था डिटेल अबाउट फी स्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप क्या मिलेगा। तो स्कॉलरशिप आपको 2 तरीके के मिलेंगे। आपको एक तो जो है दिशा स्कॉलरशिप, जो कि आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, तो वो आपको मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 60,000। समर इंटर्नशिप का एडिशनली आपको 20,000 मिल जाएंगे, जिसमें आपको एनुअली आपको 80,000 के स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन सारा होगा प्लेसमेंट। अब मेन चीज़ आ जाता है, अब नाइजर भी कर लिए, अब पढ़ाई भी कर लिए, अब सब कुछ कर लिए, अब एमएससी डिग्री भी ख़त्म हो गई। अब आएगा मेन चीज़ जो है आप करने क्या वाले हो, यानी कि कहाँ पे प्लेसमेंट लगेंगे आपके। तो आपको 2 चीज़ों में प्लेसमेंट लग सकते हैं। एक होता है बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और डीआरडीओ आपका डिफेंस सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। तो इसकी डिटेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे नाइजर को डेवलप किया गया था, जो है आपका जो फ्रेश टैलेंट आता है उसको नर्चर करने के लिए और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी टैलेंट को डेवलप करने के लिए 2007 में अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल नाम का एक चीज़ है, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल। द इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल दैट फैसिलिटेट कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर। जो दिस प्लेसमेंट सेल वाज एस्टैब्लिश 2021 में वो एस्टैब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपको करना ज़रूरी है। हर एक अलग अलग फ्यूचर जॉब ऑफर के लिए आपको जो है अलग अलग तरीके का इंटर्नशिप नेशनल वगैरह चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वर्कशॉप, सेमिनार, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस, वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द रिसर्च ऑप्शंस आफ्टर नाइजर। नाइजर के बाद आपको रिसर्च ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा। तो डेफिनेटली आप जो है फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एग्जाम्स प्रोग्राम दे सकते हैं। रिसर्च तो ये नाइजर का मिशन है, तो आपको वहाँ पे अलग अलग एब्रॉड और इंडिया में दोनों में आप जो है हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं। तो अब आपको लगता है कैन आई बिकम साइंटिस्ट आफ्टर नाइजर। तो नाइजर के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। डेफिनेटली आप बार्क में काम कर सकते हैं, डीआरडीओ में काम कर सकते हैं। तो आपको बार्क की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नासा हो गया, उसके बाद नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, और आपके इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी आपको जो है काम करने के लिए मौका दिया जा सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी, आप रिसर्च करने के बाद जो है ये सारी चीज़ों में जा सकते हैं। बट आफ्टर नाइजर के बाद आप बार्क और डीआरडीओ जैसे एजेंसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी कैसे मिलेगा। पीएचडी वैसे मैंने आपको बता दिए थे, जैसे आप करेंगे इंटीग्रेटेड बी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम वगैरह एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे अब्रॉड में करें यहाँ पे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको जो है अप्रोक्सीमेटली अगर आप अब्रॉड में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 10 से 50 लाख का जो है आपको स्टाइपेंड वगैरह मिल जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल जॉब की अगर अपॉर्चुनिटी देखिए नाइजर में, तो डेफिनेटली आप आईटी, फार्मास्यूटिकल, डाटा साइंसेस सारी कंपनी में जा सकते हैं। एंडलेस जॉब है नाइजर ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल जॉब। तो यहाँ पे देखिए जो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस, नेशनल डिफेंस डेवलपमेंट रिसर्च जो है हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें काम होते हैं, तो वहाँ पे भी जो आप जाके रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो ये थे डिटेल। उसके बाद इंटरनेशनल की बात करें तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रिसर्च इंटर्नशिप्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद सिविल सर्विस एंड एमबीए ऑप्शंस भी यहाँ पे है। यूपीएससी वाले आप कैट एग्ज़ाम्स देके आप जो है एमबीए परस्यू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद मेन क्वेश्चंस आता है अब आपके दिमाग में, जो है कि सारी चीज़ें तो कर लिए, रिसर्च भी कर लिए, अब माल कितना मिलेगा, यानी कि पैसे कितने मिलेंगे।
ये बहुत सारे दिमाग में होता है। हर एक जो है व्यक्ति तो बहुत सारी पैशन के वजह से करते हैं, बट आज के ज़माने में पैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको कमाना हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि पैसे से 95% ऑफ द प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है कि पैसे कितने मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको रेपुटेशंस तो मिलेंगी, उसके बाद जाके आपको पैसे भी मिलेंगे। तो पैसे आपको कितने मिलेंगे उसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पैसे कितने मिलेंगे। तो पैकेजेस जो आपके लगने वाले हैं, तो आप अगर पीएचडी करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से पैसे मिलने वाले हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में अगर आप करें तो अप्रोक्सीमेटली 19 लाख पर ईयर मिलने वाला है। उसके बाद डेनमार्क में करेंगे 51 लाख, नॉर्वे में करेंगे 59 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में करेंगे आपको 25 लाख अप टू मिलेंगे, इंडिया में करेंगे 37,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद आपको पोस्ट डॉक अगर स्टाइफेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 लाख की आपको अब्रॉड में मिलेंगे और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली अप टू 74,000 पर मंथ तक मिल सकता है। उसके बाद रिसर्च साइंटिस्ट आफ्टर पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपको पर एनम 7.8 लाख के हिसाब से इंडिया में पे किए जाएंगे। उसके बाद यूएस और कनाडा वगैरह में आप अगर सेटल होना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो है अप्रोक्सीमेटली 1 CR तक पहुँच सकते हैं। MBA अगर आप करना चाहते हैं नाइजर के बाद तो डेफिनेटली आपको जो 20 से 25 लाख का पैकेज पर मिल सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब क्या है, गवर्नमेंट जॉब आपको जो है बार्क में मिल सकता है, DRDO में मिल सकता है। बार्क में आप अगर काम करेंगे तो 1 लाख पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेंगे और वही सेम DRDO में एंट्री वाले अपन 1 लाख पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद इसरो में अगर जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो है 1 लाख पर मंथ के हिसाब से 85K से 1 लाख पर मंथ के हिसाब से जाए। उसके बाद टीचिंग एंड कोचिंग भी करा सकते हैं आप जो है नाइजर की, तो स्टार्टिंग सैलरी वेरीज फ्रॉम 40 लाख टू आप अगर जहाँ पे पढ़ाना चाहते हो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये था डिटेल अबाउट आपके साइंटिस्ट बनने की जर्नी। अब मैंने सारी चीज़ें बता दिए, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ों को करना है, कैसे एग्ज़ाम्स अटेंड करने हैं, कैसे क्या, सब चीज़ें मैंने आपको पूरे खुल के बता दिए। अब आता है बारी आपकी। अब आपके गोल्स क्या है उसको डिसाइड करना है। अगर आप एक गोल्स है साइंटिस्ट बनना तो डेफिनेटली आप बनिए इस प्रोसेस को फॉलो करके। आई होप इस वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में साइंटिस्ट बनना चाहता है तो डेफिनेटली उनको शेयर कर दीजिए इस वीडियो के माध्यम से, बहुत हेल्प होने वाला है उनको। आपको क्लैरिटी होगी हर एक चीज़ों के बारे में जो आप जानना चाहते थे। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे उसके डिटेल के बारे में। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।